हेलो दोस्तों, वेलकम सुस्वागतम आप सभी लोगों का अंकित कुमार क्लासेस में। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे और लाजवाब होंगे। तो दोस्तों, आज फिर से हम राष्ट्रपति की अगली क्लास पढ़ेंगे, यानी कि राष्ट्रपति की जो क्लासेस चल रही है उसमें आज की क्लास होगी क्लास नंबर 4। आई होप आप सभी लोग क्लासेस देख रहे होंगे और साथ के साथ नोट्स भी प्रिपेयर कर रहे होंगे और साथ ही साथ आपको इससे अच्छी नॉलेज भी मिल रही होगी। हाँ या ना? देखो, मेरा कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि मैं आपको इतनी अच्छे से चीज़ें बता दूँ, इतने अच्छे से चीज़ें बता दूँ कि आपको फिर कभी कोई प्रॉब्लम ही ना आए। समझ रहे हो ना कैसे? कभी इस कोचिंग में है, कभी उस कोचिंग में है, कभी इस मास्टर ने थोड़ा सा ज़्यादा बता दिया तो पिछले वाला बुरा बन गया, है ना। पिछले वाले ने कुछ कम बता दिया है और उससे पिछले वाले से पढ़े, उसने कुछ ज़्यादा बता दिया तो उससे पूछ लोगे ना को सर इतना ज़्यादा क्यों बता रहे हो। समझ रहे हो ना मेरी बात? कहने का मतलब ये है कि इतना पढ़ लो, इतना अपना बेस इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि किसी भी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बने ना, चुटकियों में हो जाए। बात समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो अक्सर क्या होता है ना, मैं तुम्हें बताऊं, जो नहीं पढ़ता ना, जो पढ़ाई के अलावा घर वालों ने भेज दिया किसी काम के लिए, कर रहा है कोई और काम, समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? ये सिर्फ भीड़ है ना। और इस भीड़ से बचने का सीधा सीधा बढ़िया बढ़िया तरीका है, अच्छे से पढ़ के चलो। ये भीड़ पहले ही एग्ज़ाम में अलग हो जाएगी। बस समझ में ही नहीं, टेंशन नहीं लेनी इसके बारे में। ये कुछ नहीं कर पाने की, सिर्फ दिखेगा 10 लाख ने फॉर्म भर दिए, 50 लाख ने फॉर्म भर दिए, फलाना ढिमकाना। ये सिर्फ एक भ्रम है ना, जो ऐसे उतर जाता है। क्लियर है पुनिया? एग्ज़ाम में जो वही ले पाता है जो अच्छे से और पहले से प्रिपेयर कर रहा हो। बीच में अगर गैप आया भी है तो उस गैप का उसकी नॉलेज पर कोई ज़्यादा प्रभाव ना पड़ा हो। बात समझ रहे हो? देखो, प्रभाव तो पड़ेगा, डन बात है नहीं है, लेकिन ज़्यादा प्रभाव ना पड़ा हो। समझ रहे हो ना? तो अच्छे से क्लासेस देखो, है ना। कोई पैसे नहीं देने, कुछ नहीं देना, सारी की सारी क्लासेस मिल जाएगी। अभी हिंदी और मैथ की क्लासेस थोड़ी रुकी हुई है क्योंकि सर का एग्ज़ाम है, तो अभी इसलिए थोड़ी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, तो इसलिए क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन कंटिन्यू होगी बहुत जल्द। और आपके लिए एक खुशखबरी भी आएगी, ठीक है, वो बहुत जल्द आने वाली है, आपको पता लग जाएगा जैसे ही अनाउंसमेंट होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज राष्ट्रपति की अगली क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे आर्टिकल 56, 57, 58, 59, 60। कहने का मतलब 55 तक क्लास में हो गया था और लास्ट क्लास की सारी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो आज के सेशन में हम पढ़ेंगे 55 हो चुके थे, 56, 57, 58 जितने भी हो जाए, है ना, वो सारे के सारे आज देखेंगे। तो कुल मिला के आज राष्ट्रपति की क्लास नंबर 4 है और क्लास नंबर 4 में हम आज आर्टिकल पढ़ेंगे। सबसे पहले ये शुरुआत करेंगे अनुच्छेद नंबर आर्टिकल नंबर 56 से। अब देखो, याद है मैंने आपको क्या बताया था पीछे? मैंने बताया था 5 और 6 11, 11 का मतलब एक और 11, एक और 11 फिल्म में हीरो कौन थे? संजय दत्त और गोविंदा, है ना। तो इन्होंने बहुत बढ़िया कार्य किया था, बहुत बढ़िया काम किया था। तो कार्य से एक तरीके से आप एज्यूम कर लेंगे कार्य काल। आई नो कि थोड़ी फनी सी है बट ठीक है ना। तो इसमें आप लिखोगे राष्ट्रपति का कार्यकाल। टर्म्स of the office of the president। राष्ट्रपति के पद का या राष्ट्रपति का कार्यकाल। ठीक है, तो राष्ट्रपति का पद के कार्यकाल कितना होगा? तो आंसर होगा कि जिस दिन राष्ट्रपति ने शपथ ग्रहण की है, शपथ ग्रहण करने से या शपथ ग्रहण करने की तिथि से अगले 5 वर्ष तक, अगले 5 वर्षों के लिए या वर्षों तक उसका क्या होगा? कार्यकाल होगा।
जिस दिन उसने शपथ धारण की है, शपथ को ग्रहण किया है, उससे अगले 5 वर्षों तक किसका कार्यकाल होगा? राष्ट्रपति का कार्यकाल होगा। अब यहां समझने वाली बात यह है कि सर क्या राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरे 5 वर्षों तक होगा? क्या कोई ऐसे तरीके हैं जिनसे 5 वर्ष पहले ही राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म हो जाए? तो बिल्कुल है भाई। ऐसे 2 कारण हैं जिसमें 5 वर्ष के कार्यकाल से पहले भी राष्ट्रपति हट सकता है, और वो दोनों कारण क्या है? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप इसमें लिखोगे कि कार्यकाल पूरा होने से पूर्व राष्ट्रपति पद की समाप्ति की 2 प्रकार से समाप्ति हो सकती है। राष्ट्रपति पद 2 प्रकार से समाप्त हो सकता है। वो 2 प्रकार क्या हैं? नंबर 1, इसका उल्लेख एक आर्टिकल में है, और आर्टिकल का नाम है, आप कहोगे आर्टिकल 56 के पहले का क्या? आर्टिकल 56 के 1 का क्या ये कहता है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देकर अपने पद की क्या कर सकता है? समाप्ति कर सकता है। बात समझ में आई या नहीं? कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति 5 साल से पहले भी यदि त्यागपत्र दे दे तो अपने कार्यकाल से पहले ही क्या हो जाएगा? हट जाएगा। बात समझ में आई या नहीं? ये साफ साफ लिखा है किसमें? आर्टिकल 56 के पहले के क्या में। इसमें क्या लिखा है? तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर, अपना रिजाइन देकर, अपना त्यागपत्र देकर पद की समाप्ति कर सकता है, या कार्यकाल से पूर्व ऐसे लिखना 5 वर्ष के कार्यकाल से पूर्व पद समाप्त कर सकता है। बात समझे नहीं समझे? कहने का मतलब कि राष्ट्रपति अपने पद से, अपने पूरे के पूरे कार्यकाल से पहले अगर त्यागपत्र दे दे तो क्या हो जाएगा? उसका पद जो होगा राष्ट्रपति का वो क्या कर दिया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है। और जब तक इलेक्शन होंगे अगले, तब तक उपराष्ट्रपति उसका कार्यभार क्या करेगा? संभालेगा। हमारे संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है कि 6 महीने के अंदर अंदर क्या कराना पड़ेगा? राष्ट्रपति का दोबारा से निर्वाचन कराना पड़ेगा। तो यहां पर राष्ट्रपति के पद को 2 प्रकार से समाप्त किया जा सकता है, जिसमें से नंबर 1 कारण है जिसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को क्या दे दे? अपना त्यागपत्र दे दे, तो 5 वर्ष से पूर्व ही उसका कार्यकाल क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। दूसरा आ जाएगा आपका आर्टिकल 56 के 1 के ही ख में। आर्टिकल 56 का 1 और उसका ख, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है या संविधान के खिलाफ कोई कार्य करता है तो ऐसे में उस पर आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग चलाकर उसको पद से, या उसका पद क्या किया जा सकता है? समाप्त किया जा सकता है। उसका कार्यकाल क्या किया जा सकता है? समाप्त किया जा सकता है। बात समझ में आई या नहीं है? क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है, एक बार लाइन लिख लेते हैं पूरी की पूरी। यदि राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यदि राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है तो आर्टिकल 61 के तहत उस पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ये बात लिखी हुई है 56 के 1 के ख में। बात समझ में आई या नहीं आई? 56 का 1 कहता है कि राष्ट्रपति के पद को उसके कार्यकाल से पहले समाप्त किया जा सकता है अगर राष्ट्रपति अपने त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे दे।
दूसरा क्या कहता है? दूसरा कहता है कि राष्ट्रपति यदि संविधान का अतिक्रमण करता है, संविधान के खिलाफ कोई कार्य करता है, तो ऐसे में आर्टिकल 61 के तहत उस पर महाभियोग चलाया जा सकता है। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है भाई, अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको रफ करता हूँ। या एक काम करते हैं, इधर लिख लेते हैं। चलो इधर लिख लो। अब एक बात आप नोट में डाल के लिखेंगे, नोट इस तरीके से एक नोट डालेंगे और उसमें लिखेंगे आर्टिकल 56 के 1 का ग क्या कहता है, वो इनसे थोड़ा सा क्या है, अलग है। आर्टिकल 56 के फर्स्ट का ग क्या कहता है, तो अब जरा इसको पढ़ना है ना। ऐसे मान लो कि अगर राष्ट्रपति के पद को पूरा हुए 5 वर्ष हो चुके, पूरा कहने का मतलब कि राष्ट्रपति के पद जो है, यानी कि राष्ट्रपति के पद पर जो भी व्यक्ति बैठा है उसे 5 साल पूरे हो गए, यानी कि उसकी पदावधि क्या हो गई, खत्म। तो आर्टिकल 56 के फर्स्ट का ग ये कहता है कि राष्ट्रपति के 5 वर्ष पूरे होने के पश्चात भी वो तब तक पद संभालेगा जब तक कि कोई नया राष्ट्रपति नहीं बन जाता या नए राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो जाता। बात समझ में आई या नहीं आई? क्या कहा मैंने ये कहा कि अगर राष्ट्रपति के कार्यकाल या राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो गया, 5 वर्ष तक का पूरा हो गया, तो 5 वर्ष के बाद भी वो तब तक कार्यभार संभालेगा जब तक कि नया राष्ट्रपति नहीं चुन लिया जाता है। बात समझ में आई या नहीं आई आपके? और वो राष्ट्रपति चुना मतलब जितना भी टाइम पीरियड मिलेगा उसमें क्या कर लेंगे, उसको चुन लेंगे, यानी कि वही 6 मंथ्स का क्या होगा, टाइम होगा। तो इसमें क्या लिखोगे आप? इसमें लिखना कि 5 वर्ष पूरे होने के पश्चात, 5 वर्ष पूरे होने के पश्चात भी राष्ट्रपति 5 वर्ष पूरे होने के पश्चात भी राष्ट्रपति अपना पद संभालेगा। अपना पद तब तक संभालेगा, तब तक संभालेगा जब तक कि नया राष्ट्रपति नहीं चुन लिया जाता। नया राष्ट्रपति नहीं चुन लिया जाता। सिंपल एज दैट, लिया जाता। बात समझो या नहीं समझो? आर्टिकल 56 के फर्स्ट का ग कहता है कि अगर 5 वर्ष पूरे उसके कार्यकाल को हो गए हैं तो तब तक कार्य करेगा जब तक कि कोई नया क्या नहीं बन जाता, राष्ट्रपति नहीं बन जाता। ये है पूरा का पूरा आर्टिकल 56। उसके बाद अगला पढ़ेंगे हम आर्टिकल 57। तो अच्छे से हेडिंग डाल लो, अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 57। देखो 5 और 7 12, 12 का मतलब दोबारा, दोबारा मतलब पुनर्निर्वाचन, यानी कि राष्ट्रपति के पद का पुनर्निर्वाचन। आप लिखोगे राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, री इलेक्शन ऑफ द पोस्ट, री इलेक्शन ऑफ पोस्ट ऑफ राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। इसका सीधा सीधा मतलब है कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति जितनी बार चाहे उतनी बार बन सकता है, भले ही वो पहले कभी राष्ट्रपति रहा हो। बात समझ में आई या नहीं? जब तक चाहे तब तक क्या बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है। कोई व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, भले ही वो पहले क्या रह चुका हो, राष्ट्रपति रह चुका हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आई? एक बार को तो ऐसा हो गया था कि भारत में भी राष्ट्रपति केवल 2 ही बार बन सकते हैं, इस तरह की स्थिति बन गई थी। जिस वक्त हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1952 में भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। पहले राष्ट्रपति के बाद उनका कार्यकाल खत्म हुआ 1957 में, है ना, 5 वर्ष का हो गया टोटल। अब 5 वर्ष बाद वे फिर बन से, फिर उन्होंने राष्ट्रपति के पद के लिए क्या लड़े, चुनाव लड़े, फिर से जीत गए। तो दूसरे राष्ट्रपति भी यही है भाई,
लगातार, है ना, जिनका दूसरा कार्यकाल रहा है। तो 57 से अगले 5 यानी कि 1962 में भी ये बने हैं। अब प्रधानमंत्री कौन थे उस वक्त? पंडित जवाहरलाल नेहरू। वो उग गए थे, वो नहीं चाहते थे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फिर से क्या बने? राष्ट्रपति बने। तो उन्होंने अमेरिका के संविधान से, चूंकि वहां पर एक संशोधन हुआ था 22वां संविधान संशोधन 1951 के तहत अमेरिका में कोई भी व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है बस। तो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ये चाहते थे कि क्यों ना ये नियम यही बना दे। बात समझ रहे हो ना? इससे होगा क्या? इससे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तिबारा नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। समझ रहे हो? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने थोड़ी सी बड़प्पन दिखाया थोड़ा सा, और कहा कि चल कोई नहीं, मैं इस बार कोई इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, आप जिसे चाहो उसे बना लो। तब जाके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या बने थे? राष्ट्रपति बने थे। समझ में आई या नहीं आई? तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जितनी बार चाहे उतनी बार क्या बन सकता है? प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति बन सकता है। बात क्लियर है या नहीं है? तो ये हो गया आर्टिकल 57। ठीक है, आगे देखते हैं। आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए जी, अगला आता है अनुच्छेद 58। आर्टिकल 58। अनुच्छेद 58 में क्या है? तो देखो, 5 और 8 13, 13 का मतलब तेरी मतलब तेरी योग्यता क्या है? तो इसका मतलब राष्ट्रपति पद की योग्यताएं, राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं। क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं। चलिए जी, देखते हैं। सबसे पहली योग्यता सिंपल, भारत का क्या हो? नागरिक हो। अच्छा, मुझे यहां एक बात बताओ, क्या अगर नागरिक नहीं है तो राष्ट्रपति नहीं बन सकता? भाई, भारत का नागरिक हो 2 तरीके से है, या तो जन्म से भारत का नागरिक हो, या फिर विदेश से आया हो, यहां पर भारत की नागरिकता ली हो और फिर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा हो। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो मतलब किस तरीके से क्या बन सकता है ऐसा कोई व्यक्ति? तो आंसर होगा यस। राष्ट्रपति में भारत का या राष्ट्रपति के लिए भारत में जो योग्यताएं हैं वो ये है कि व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, भले ही वो विदेशी हो। बस यहाँ आके उसने क्या ले लियो? भारत की नागरिकता ले लियो, लेकिन बनने वाला तो फिर भी नहीं है। इसका कारण आप सभी जानते हो। भाई, कोई विदेश से आया उसे क्यों दे दोगे आप कोई भी पोस्ट? नहीं देने के ना। तो भारत का क्या हो? नागरिक हो। तो विदेशी भी चलेगा। समझ में आया नहीं आई? वो भली बात, वो अगली बात है कि हम ना दे पाए हैं, नहीं है, या हम नहीं दे रहे हैं उसको पोस्ट। दूसरा, आयु जो हो वो 35 वर्ष क्रॉस कर चुका हो, आयु 35 वर्ष हो चुकी हो। दूसरे डिग्री भी जोड़ देते एक अद्धी है, कम से कम ग्रेजुएशन तो होनी चाहिए थी, जोड़ दी योग्यता है 35 वर्ष है नहीं है। तो आयु कितनी हो? 35 वर्ष पार कर चुका हो। ठीक है। तीसरी, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। वाह, अब देखो यहां एक ट्विस्ट है। इसने कहा है लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए, बनने योग्य होना चाहिए, होना नहीं चाहिए। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि राष्ट्रपति को संविधान में साफ साफ लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है तो चुनाव तो चलो, अगर किसी सदन का सदस्य ठीक है लड़ ले चुनाव, ठीक है भाई, लेकिन जैसे ही शपथ ग्रहण करेगा उसे उस सदन की सदस्यता छोड़नी पड़ेगी, और अगर नहीं छोड़ता है तो शपथ लेने के बाद उसकी सदस्यता खुद समाप्त हो जाएगी। समझ में? बस योग्यता रखता हो लोकसभा वाली। समझ में आई बात या नहीं? भाई मुझे किसी को हायर करना है तो कम से कम उसे टैली की नॉलेज होनी चाहिए, तो टैली हो, उसको टैली आती हो, ऐसी योग्यता रखता हो,
है, जरूरी नहीं है कि उसके पास सर्टिफिकेट ही हो। तो सेम वैसे ही यहाँ पर क्या है, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए, हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। बाकी जब वो शपथ लेगा उसकी सदस्यता खुद ही रद्द हो जाएगी, है या नहीं है। अगले आ जाओ भाई 4, भारत सरकार हो, भारत सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो या फिर कोई अन्य प्राधिकरण हो, में लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ के पद, प्रॉफिट, पोस्ट ऑफ प्रॉफिट इसको बोलते हैं, सरकारी नौकरी वगैरह लाभ के पद पर ना हो। समझ में आई बात या नहीं। कहने का मतलब किसी सरकारी पोस्ट पर नहीं होना चाहिए, ना तो भारत सरकार के अंडर, ना राज्य सरकार के अंडर, ना किसी और चीज़ के अंदर। समझ में आई नहीं है। तो प्रॉफिट, पोस्ट ऑफ प्रॉफिट नहीं होनी चाहिए। तो ये चारों चीज़ हैं जो उसकी योग्यता में आती है। किसकी योग्यता में आती है भाई? राष्ट्रपति की योग्यता में आती है। बताइए जी, बात समझ में आई या नहीं आई इतनी। अब यहाँ एक ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट क्या है तो ध्यान से सुनो, इधर लिख लेता हूँ वो ट्विस्ट है क्या, ध्यान से समझना भाई, ठीक है। देखिए जी, हुआ ये कि 1952 में जब राष्ट्रपति के लिए सबसे पहले इलेक्शन हुए, कब हुए? 1952 में फर्स्ट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हुए, राष्ट्रपति के पद के लिए पहले चुनाव, ठीक है, फर्स्ट इलेक्शन हुए। तो इन्होंने कहा कि भाई जो प्रत्याशी होगा, जो राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी होगा, कहने का मतलब जो राष्ट्रपति बनना चाहता है उसको क्या बोलेंगे? प्रत्याशी बोलेंगे। तो राष्ट्रपति पद के लिए जो प्रत्याशी होगा, मान लो ये एक प्रत्याशी है ना, इसके बड़े बड़े बाल हैं, ठीक है भाई, इस तरीके से, तो ये एक प्रत्याशी हुआ, कैंडिडेट हुआ, ठीक है। इसने क्या किया, इसमें कहा गया 1952 में दरअसल एक अधिनियम बना था जिसे कहा गया था राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम, 1952 में बना था, 1991 पास वगैरह हो गया था, है ना। इस अधिनियम के तहत इसमें साफ साफ लिखा था कि भाई प्रत्याशी वो होगा, यानी कि जिसके पक्ष में, जिसे दो तो क्या करें, प्रस्तावित करें, या 2 सदस्य तो उसका प्रस्ताव रखे। कितने सदस्य आप लिखना, 2 सदस्य क्या करें, उसका प्रस्ताव रखे कि हाँ हम इसे बनाना चाहते हैं, और अन्य 2 सदस्य क्या करें, इसका अनुमोदन करें, इसका समर्थन करें, इसका अनुमोदन या फिर आप कह लो इसका समर्थन करें। अगर ऐसा होता है तो वो प्रत्याशी माना जाएगा राष्ट्रपति पद के लिए, जब भी वो नामांकन पत्र भर सकता है। चलो बहुत अच्छी बात है भाई। अब प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये हुई कि कोई भी एरा गैरा इस क्वालिफिकेशन को पार कर रहा है, सबके पास ये योग्यता है, सब ले आ रहे 4 मेंबर, 2 उसका अनुमोदन कर रहे, 2 उसका प्रस्ताव दे रहे, तो भीड़ बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो गई थी। समझ में आया नहीं है। एक बार 1969 की बात है, 17 लोगों ने राष्ट्रपति का नामांकन पत्र भरा था, जिसमें से 9 को एक भी वोट नहीं मिली थी। तो ये तो राष्ट्रपति पद के लिए एक तरीके से क्या होगी, कमी हो गई ना भाई। 17 में से 9 को एक भी वोट नहीं मिली, बड़ी गंभीर वाली बात है या नहीं है। फिर संशोधन हुआ, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन संशोधन अधिनियम, क्लियर है, एक संशोधन हुआ। वो कब हुआ? तो आप लिखेंगे 1974, इसमें एक संशोधन हुआ, और इस संशोधन में कहा गया कि जो भी प्रत्याशी होगा, मान लो ये प्रत्याशी फिर से आ गया, जो भी प्रत्याशी होगा कम से कम 5 सदस्य तो उसका क्या करे, 5 सदस्य तो उसका प्रस्ताव रखे, प्रस्तावित करे उसको, और 5 सदस्य उसका अनुमोदन करे, और 5 सदस्य उसका क्या करे, अनुमोदन करे। चलो इस बार संख्या 5-5 बढ़ा दी, फिर वही दिक्कत आई, 5-5 कोई भी लेकर आता, फिर 10-10 हुई। फाइनली बात है 1997 की। 1997 में फिर से संशोधन हुआ, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति निर्वाचन संशोधन अधिनियम 1997। इसके तहत प्रत्याशी को, जो भी प्रत्याशी है
उस प्रत्याशी के पास 50 सदस्य तो ऐसे हों जो उसको प्रस्तावित करे, उसका प्रस्ताव रखे, और 50 सदस्य ऐसे हों जो उसका अनुमोदन यानी कि समर्थन करे, जो उसका क्या करे, अनुमोदन करे। तो फाइनली अब ये चली आ रही है, ये प्रक्रिया चली आ रही है। बात समझ में आई या नहीं? यानी कि राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता, जो योग्यता की तरह ही कह लो कि आप कम से कम 100 मेंबर आपके पक्ष में होने चाहिए, जिसमें से 50 आपका प्रस्ताव रखें और 50 आपका समर्थन करें। बताइए जी, बात समझ में आई या नहीं आई? उसके बाद 15,000 रुपये की पेमेंट ये करेंगे, और यदि जो मत डाले गए हैं उनमें 1/6 मत नहीं आए तो इनकी 15,000 की राशि क्या कर ली जाएगी, जब्त कर ली जाएगी। कितने हज़ार जमा करेंगे? 15,000 रुपये क्या करेंगे, जमा करेंगे। और यदि कुल मतों का 1/6 भाग नहीं आया तो इनकी ये राशि क्या कर ली जाएगी, जब्त कर ली जाएगी। बताइए जी, बात समझ में आई है ना? ये था आर्टिकल 58 राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं। समझ में आया? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। हो गया भाई? चलो मैं इसको रफ कर रहा हूँ इधर से। अगला आता है आर्टिकल 59। तो जल्दी से हेडिंग डाल लीजिए, आर्टिकल 59 यानी अनुच्छेद 59। आर्टिकल 59 इसमें क्या लिखा है तो आप लिखना, इसमें राष्ट्रपति पद की कुछ शर्तें लिखी हैं। राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, कंडीशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट्स ऑफिस, ये ऐसे लिखना, सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो, कंडीशन फॉर प्रेसिडेंट्स ऑफिस, है ना, डबल डबल हो जाएगा, फिर सीधा ऐसे लिख लो, ठीक है। अब देखो क्या शर्तें हैं राष्ट्रपति पद के लिए, क्या शर्तें होंगी, यानी कि जब वो राष्ट्रपति का पद धारण कर लेगा तब उस पर कौन कौन सी कंडीशन लागू होंगी। पहली कंडीशन जो आएगी आर्टिकल 59 का फर्स्ट, जैसे ही उसने शपथ ग्रहण करी उसके जिस सदन की उसकी सदस्यता उसके पास है वो क्या हो जाएगी, रद्द हो जाएगी। कहने का मतलब आप इसमें लिखोगे कि शपथ ग्रहण करने के पश्चात, शपथ ग्रहण करने के पश्चात उसकी किसी भी सदन की, किसी भी सदन की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। जो मेंबरशिप उसके पास होगी वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। समझे हो भैया? शपथ ग्रहण करते ही, वैसे तो कुछ होना ही नहीं चाहिए, पर अगर है तो शपथ ग्रहण करते ही या करने के पश्चात उसकी उस सदन की सदस्यता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। सिंपल, ये है आर्टिकल 59 का फर्स्ट। जैसे ही वो पद पर आया उसके बाद इसी में ही आर्टिकल 59 का सेकंड आता है। आर्टिकल 59 के सेकंड में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो राष्ट्रपति है वो कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करेगा। देखो पीछे तो मैंने योग्यता में आपको बता दिया कि कोई भी व्यक्ति क्या नहीं करेगा, भारत सरकार हो, राष्ट्रपति मतलब जब चुन लिया जाएगा, योग्यता में ही था पहले कि राष्ट्रपति जो है वो कोई भी लाभ का पद ग्रहण नहीं करेगा, धारण नहीं करेगा। बस अब इस यही बात एक आर्टिकल में लिख दी। आर्टिकल 59 के 2 में ये कह दिया कि जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति बनने के पश्चात, राष्ट्रपति बनने के पश्चात कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। सिंपल। भाई एक बात बताओ, पिछली योग्यता में हमने कहा कि किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ये थी राष्ट्रपति बनने से पहले की बात। अब राष्ट्रपति बनने के बाद भी वो कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, ये आता है आर्टिकल 59 का सेकंड। इसके बाद इसी के ही 2 और चीज़ आती हैं,
हेडिंग डालोगे आप, आर्टिकल 59 में ही है ये बात भी, आर्टिकल 59 में ही लिखा हुआ है राष्ट्रपति की परिलब्धियां, राष्ट्रपति की परिलब्धियां व भत्ते, इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस टू द प्रेसिडेंट। ठीक है भाई, परिलब्धि और भत्ते। अब इसी में ही दो चीजें हैं, आर्टिकल 59 का 1 ये आ गया, आर्टिकल 59 का 2 ये आ गया, आर्टिकल 59 का 3। देखो आपको ये सारी चीज याद करने की जरूरत नहीं है कौन से आर्टिकल में क्या है, स्पेशली ये आपको याद रखनी है ये वाली बातें जो मैं बता रहा हूं, समझ में आया? ये आपको हेल्प करेगी थ्योरी में। राष्ट्रपति से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है आपको आंसर ना पता हो, लेकिन आपको यह पता होगा कि इसका आंसर क्या नहीं है, समझ रहे हो ना बात? और क्या नहीं है अगर ये पता चल गया तो उसका करेक्ट आंसर पता चल जाएगा, इसीलिए मैं थ्योरी ज़्यादा लिखवाता हूँ। ठीक है, तो आर्टिकल 51 और 52 में सिंपल क्या आ जाएगा, पहले में अगर शपथ ग्रहण करने के पास किसी सदन की सदस्य है तो समाप्त, दूसरा किसी लाभ के पद पर कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करेगा। परिलब्धि और भत्ते में आर्टिकल 59 के 3 में यह बात लिखी है कि जो राष्ट्रपति है वो बिना किराए के, किसके? बिना किराए के जो शासकीय आवास है उसको क्या करेगा, उसको उपयोग करेगा, शासकीय आवास का उपयोग, ये बात लिख दी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कर दिया कि जो राष्ट्रपति का वेतन होगा वो आयकर मुक्त होगा, क्या होगा? आयकर मुक्त होगा, टैक्स फ्री होगा, यानी कि उसके वेतन पर क्या नहीं लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा, समझ रहे हो ना? लगभग 5 लाख वेतन है तो इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तीसरे में आता है कि जब वो रिटायर होगा, जब राष्ट्रपति क्या होगा, रिटायर होगा, तब उसे जो पेंशन मिलेगी वो पेंशन उसके वेतन की 50% होगी। वेतन की कितने प्रतिशत? 50% होगी, यानी कि 5 लाख अगर है तो उसका 50 यानी कि 2.5 लाख उसको क्या मिलेगी, पेंशन मिलेगी, जब वो राष्ट्रपति पद से हट जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? ये आ गया आर्टिकल 59 का 3। ऐसे ही है आर्टिकल 59 का 4। इसमें क्या है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो राष्ट्रपति का वेतन है वो किसी भी परिस्थिति में कम नहीं होगा, यानी कि राष्ट्रपति के वेतन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आएगी, वेतन में कमी नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती या की जाएगी। भाई आपातकाल भी लग गया ना तो भी राष्ट्रपति की जो वेतन है, राष्ट्रपति की जो सैलरी है उसमें कभी कमी नहीं आएगी। इसका एक पीछे कारण भी कह सकते हो आप। अक्सर क्या होता है, जब इंसान का वेतन कम होना तब वो एक्स्ट्रा कमाने की बहुत सोचता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी की सैलरी 10 लाख है, 10 लाख तो ज़्यादा कर दी मैंने, 10,000 है, ठीक है, और उसे पता है कि ये काम ऐसे करने से उसे किसी और व्यक्ति से 5,000 एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, तो टोटल कितने हो गए, 15,000। अब अगर राष्ट्रपति की सैलरी कम रख दी तो हो सकता है उसका भ्रष्टाचार बनने की संभावना जो वो ज़्यादा हो जाए, समझ रहे हो ना भाई? अगर राष्ट्रपति की सैलरी 90,000 कर दी है और उससे 90,000 में उसका पेट भर नहीं रहा, जबकि उसके लिए सब कुछ फ्री है, अक्सर ऐसा देखने को मिलता है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा इस बारे में। तो राष्ट्रपति भ्रष्टाचारी ना हो, इस उद्देश्य से उसके वेतन में कभी कमी नहीं की जाएगी। क्लियर ना? इसीलिए अब 7वां वेतन भत्ता लगा था उसमें और बढ़ा दी गई। ठीक है, तो ये हो गया पूरा का पूरा राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें और राष्ट्रपति की परिलब्धियां व भत्ते, वो आ जाएगा इसमें। उसके बाद सिंपल एक आर्टिकल 60 बचता है, उसके बाद 61। तो अब हेडिंग डालिए आर्टिकल 60, अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 में सीधे सीधे लिखा है शपथ। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? ओथ। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? तो बस सिंपल, शपथ जो दिलाएगा वो
सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट हो गया एससी, न्यायाधीश। और अगर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश क्या है, अब्सेंट है, अनुपस्थित है, तो इसकी अनुपस्थिति में इसी सुप्रीम कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश, सीनियर मोस्ट जज, वरिष्ठतम न्यायाधीश क्या दिलाएगा, शपथ दिलाएगा। ये हो जाएगा CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और ये हो जाएगा सीनियर मोस्ट जज। बताइए जी, बात समझ में आई या नहीं आई? अब सीनियर मोस्ट जज की भी कहानी बहुत विशेष है ना, कि क्यों ऐसा है कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ही शपथ दिलाता है किसे, राष्ट्रपति को। इसकी चर्चा हम किसी और क्लास में करेंगे। तो ये थे आपके आर्टिकल 60 तक। अब बच गया आपका 61 और 62, यानी कि राष्ट्रपति के बेसिक स्ट्रक्चर में ये चीज़ बच गई है, क्योंकि 61 बड़ा है, महाभियोग राष्ट्रपति पर, इम्पीचमेंट ऑन प्रेसिडेंट। तो इसके बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे और अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तब तक टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में। गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।